गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो बच्चों नया विषय है हमारे लिए, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जिन बच्चों ने चूज किया है वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों ने बाजार, फैक्ट्री, कल कारखाने, क्रय विक्रय, आय आदि सब अवश्य सुने होंगे। ये सभी शब्द अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। स्टार्टिंग में भी बताया था हमने बच्चों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन भी इसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि हमने फैक्ट्री, कल कारखाने, क्रय विक्रय, आय व्यय, इन सब शब्दों को सुना होगा। तो बच्चों, क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत क्या हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें पहला है सामान्य अर्थव्यवस्था, दूसरा है अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाकलाप का आयोजन, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र और पुस्तक की योजना। इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है। पॉइंट नंबर 1.1, प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की स्वयं की तथा उसके परिजनों की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम सभी की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे पहले बच्चों हम सुनते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन वर्तमान में केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही तक हम सीमित नहीं हैं, बल्कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है वह है इंटरनेट और मोबाइल। वास्तव में इन वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बहुत लंबी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज का में कोई भी व्यक्ति किसी के पास सभी वस्तुएं नहीं होती जिसकी उसे आवश्यकता होती है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि हम सभी के पास वो सारी वस्तुएं नहीं हैं। एक व्यक्ति के जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है कि हम एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। आगे भी दिया है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास सभी वस्तुएं नहीं हैं। जैसे एक किसान के पास एक भूखंड, कुछ अनाज, बीज, कृषि उपकरण तथा परिवार के लोगों का श्रम उपलब्ध हो सकता है। अर्थात किसान के पास क्या होगा, एक अपना मकान होगा, उसके पास अनाज होगा, बीज होगा, पशु होंगे, परिवार होगा आदि। निर्धन व्यक्तियों के पास तो उनके श्रम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अर्थात जो मजदूर आदमी बच्चों, उसके पास तो अपना केवल अपनी मेहनत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ संसाधन अवश्य होते हैं जिनके आधार पर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास कुछ ना हो। निर्धन से निर्धन के पास भी अपना श्रम है, मेहनत है, जिसके आधार पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। वह अपने उत्पाद के अंश का प्रयोग करके अनेक ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। किसान अनाज उत्पादन करके उसका एक भाग अपने उपभोग के लिए रखकर शेष बेच देता है। तो बच्चों, ज़्यादातर हमें सभी ग्रामीण परिवेश से हम जानते हैं कि हम जो किसान है वह कुछ हिस्सा अपने पास रखता है अनाज का और बकाया शेष को बेच देता है। इसे बेचकर वह क्या करता है, धन की प्राप्ति करता है और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार मजदूर, श्रमिक किसी के यहाँ काम करके धन कमाता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक, श्रमिक भी ऐसा ही, वो क्या करता है, मेहनत करता है, धन कमाता है और उससे अपनी वस्तुएं खरीदता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने संसाधनों का उपयोग करता है। सभी मानते हैं कि मनुष्य जितनी आवश्यकताएं होती हैं उतनी उसकी पूर्ति हेतु संसाधन नहीं होते।
अर्थात हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं और उतने संसाधन हमारे पास बच्चों नहीं होते। जैसे एक उदाहरण भी दिया है बच्चों, पहले जानिए, संसाधन से आशय उन वस्तुएं सेवाओं से है जिनका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने से होता है, जैसे भूमि, मशीन, श्रम इत्यादि। ये क्या है? ये अब हमारे पास संसाधन हैं। उदाहरण दिया बच्चों, जैसे पढ़ लेंगे इस उदाहरण को आप। इस उदाहरण में बताया है कि गेहूं जो है, किसान है वो गेहूं उत्पादन करता है, उसके पास उपलब्ध संसाधनों पर वह निर्भर करता है, उससे अनाज उत्पन्न करता है, जैसा संसाधन होगा वैसा उत्पादन होगा। उसमें ये बताया गया है, अर्थात जैसा हम उस खेत में लगाएंगे वैसा ही उससे हम पैदा करेंगे। जब किसान के पास सीमित संसाधन है तो उत्पादन भी सीमित होता है, उससे उतना ही उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। आधुनिक तरीके से हम कृषि करेंगे तो अधिक कमाएंगे, अधिक उपज पैदा करेंगे। प्राचीन परंपराओं से हम कृषि करेंगे तो हम कम कमाएंगे। वह किसी वस्तु को खरीद और किसी वस्तु को त्यागे। अब उसको समझने में समस्या यह है कि किसको खरीदे किसको ना खरीदे। यदि उसे अपने बालकों की उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की विलासिता या कभी कभी आवश्यकताओं को भी त्यागना पड़ेगा। सभी संसाधनों से के अभाव से पीड़ित हैं। तो अर्थात हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि हमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पुस्तकें खरीदनी होंगी, विद्यालय का चयन करना होगा, वहाँ की फीस भी देनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अन्य कुछ अपनी आवश्यकताओं को बच्चों सीमित करना होगा। सीमित संसाधन, हमारे लिए उपलब्ध संसाधन जैसे कृषि, पूंजी, श्रम और उद्यम सीमित हैं। ये क्या है? ये सब सीमित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। असीमित संसाधन, मानव की इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। ये क्या है? असीमित हैं। अर्थात जिन इच्छाओं की एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा प्रबल उठती है मानव की। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लगा हुआ है। इसके उत्पादन हेतु उसे अनेक वस्तुओं और सेवाओं का संयोजन करना होता है, जिसकी सहायता से वस्तु व सेवा का उत्पादन कर सकता है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों को सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों के बीच सुसंगता होनी चाहिए। कैसे? उदाहरण दिया बच्चों, जैसे किसान, परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा उत्पादित अनाज की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए जितनी समाज की आवश्यकता पूरी हो सके। अर्थात किसान इतना अनाज उत्पन्न कर सके जिससे समाज के सभी लोगों को अनाज आसानी से प्राप्त हो सके। यदि समाज के लोगों को अनाज उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती जितनी किसान सामूहिक रूप से पैदा करता है, तो इन किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों को उन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिनकी मांग बहुत अधिक है। अर्थात वह यदि अनाज मांग से भी अधिक उत्पादित करता है, आवश्यकता से अधिक उत्पादित करता है, तो वह उसको बेचकर अन्य सामान खरीद सकता है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। समाज के संसाधनों का किसी न किसी रूप में उपयोग करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशेष मिश्रण का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना होता है। अब क्या है? जो वस्तुएं, जो सेवाएं हैं, जो पैदा हो रहा है, हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उनसे जो हम पैदा कर रहे हैं बच्चों, अब हमें उसका वितरण करना है। वितरण कैसे करना है? वितरण भी उस रूप में करना है कि अंतिम व्यक्ति तक वह पहुंच सके, उसका लाभ पहुंच सके। तो इसलिए सरकार भी विभिन्न योजनाएं बच्चों लाती है जिसका लाभ उन गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसका प्राप्त हो सके। तो विभिन्न उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, जो वस्तुएं पैदा कर रहे हैं, जो किसान या श्रमिक या अन्य कोई भी वर्ग अपनी सेवाएं दे रहा है, उन दोनों के बीच और उत्पादित वस्तुओं के बीच एक सामंजस्य होना आवश्यक है। अर्थात मांग और पूर्ति एक बिंदु पर स्थिर होनी चाहिए जिससे दोनों पक्षों को उससे बच्चों लाभ प्राप्त होता है।
इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर पूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।